काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है भारतीय संविधान। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो को पार्ट वाइज देखेंगे। मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर करूँगा। ठीक, काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे तो पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। ठीक, तो उसके महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये जान लेते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक, तो भारतीय संविधान का मतलब क्या है कि भारत का संविधान। ठीक है, मतलब भारत ने अपने राष्ट्र के शासन संचालन के लिए, ठीक, एक संविधान का निर्माण किया है। ठीक, जिसके अनुसार क्या है, भारत या किसी भी राष्ट्र का शासन संचालन होता है। ऐसे नियम होते हैं, ठीक, कानून होते हैं जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। तो ऐसे ही भारत के पास भी अपना स्वयं का भारतीय संविधान है जो लिखित है। इसको लिखा गया है कई सारे देशों के संविधानों को पढ़कर, ठीक, भारतीय संविधान को बनाया गया। तो भारतीय संविधान मतलब भारत का संविधान। तो ये तो हो गई बात भारतीय संविधान की। अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो संविधान शब्द है ये क्या होता है। तो दोस्तों संविधान जो है ये मतलब किसी नागरिक के द्वारा, ठीक, नागरिक या किसी व्यक्ति या कोई संस्था, ठीक, इनके द्वारा जब ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है, लिखित और अलिखित। ठीक, लिखित भी संविधान होता है, अलिखित भी होता है। तो लिखित या अलिखित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के शासन संचालन के लिए, ठीक, कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनसे देश का संचालन या किसी राष्ट्र का संचालन सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके। ठीक, तो इन्हीं को मिला के जो नियम होते हैं इनको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई संविधान की। अब भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। ठीक, ऐसे ही अगर अलिखित संविधान की हम लोग बात करते हैं तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान है। तो दोस्तों जो अलिखित संविधान है तो इसमें क्या होता है कि कुछ परंपराएं होती हैं प्राचीन काल से जो चली आती हैं, उन्हीं को लोग मानते चले जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, संविधान का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, जैसे ब्रिटेन में कुछ परंपराएं रही होंगी, ठीक, कुछ कानून रहे होंगे जो प्राचीन काल से लोग मानते चले आ रहे हैं। वो मतलब कहीं लिखित रूप में नहीं है, बस लोग उन्हें मान रहे हैं। तो वो एक अरसे बाद, एक समय बाद क्या हो जाती हैं कि एक कानून का रूप धारण कर लेती है, एक नियम बन जाती हैं। तो वही क्या हो जाता है, संविधान का रूप हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कई सारी एग्जाम्पल हैं आप अपने आसपास या फिर अपने देश में कई सारे त्यौहार हैं। ठीक, पहले से क्या कहीं लिखित रूप से तो नहीं थे, लोग मनाते थे तो वही आज मनाते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, तो वो तो ये क्या बन गए, एक मतलब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए। ठीक, तो वैसे ही लिखित और अलिखित दो प्रकार का हमारा संविधान हो गया। अगर हम इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें या ऐतिहासिक क्रम की बात करें कि जो भारतीय संविधान का उदय है वो कहाँ से हुआ, तो ये मतलब कोई एक बार में प्रकट नहीं हो गया। इसके लिए कई सारी विकास की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर चढ़ के हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक, सीढ़ियों पर चढ़ने से ये मतलब नहीं कि मतलब कोई सीढ़ी है वहाँ पे एक आदमी चढ़ गया और संविधान बना दिया। इसका मतलब है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक, एक क्रमानुसार ढंग से संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। ठीक, जैसे आप 2 वर्ष 11 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में, लेकिन प्रयास इसके पहले भी जारी थे। ठीक, तो इसमें भारतीयों ने भी कई प्रयास किए और मेन रूप से अंग्रेज़ों के जो कानून अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए, नियम बनाए देश के संचालन के लिए, ठीक, उससे भी इसके ऐतिहासिक क्रम प्रभावित हुआ। तो मेन ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि का प्रारंभ हम अंग्रेजी शासनकाल में देखते हैं। ठीक, क्योंकि 1600 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। अब वो भारत व्यापार की दृष्टि से आई थी, आराम से व्यापार कर रही थी, लेकिन उसी के समकालीन वहाँ पे कई सारी यूरोपीय कंपनियाँ थी। तो उसने क्या किया, अब भाई उनके बीच युद्ध हुआ। अब वो ताकतवर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भाई वो विजयी रही। कुछ यूरोपीय कंपनियाँ तो भाई वापस अपने देश चली गई। ठीक है, क्योंकि वो अब कोई कंपनी मुनाफे में रहेगी तभी दूसरे देश में जाके व्यापार करेगी ना, घाटे में थोड़ी ना करेगी। तो सब मतलब पूरे भारत पर जो अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार पर पूरा अपना एक दबदबा चाहती थी। ठीक, लेकिन जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नियुक्ति या फिर ऐसे बोले कि एक प्रकार से शासन, वो कहाँ से शुरू हुआ, प्लासी और बक्सर के युद्ध से। ठीक,
तो जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 और बक्सर का जो युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक, इसमें भाई जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ युद्ध किया, जिसमें वो विजित हुए। ठीक, अब जब वो विजित हो गए तो भाई उनको, अब आप कोई युद्ध जीतेंगे तो आपको लगेगा ना कि हमने भाई दूसरे देश में आकर एक राजा को हरा दिया। ठीक, अब हमारा प्रभुत्व रहेगा। तो ऐसे ही उन्होंने भारतीय राजाओं को पराजित करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक मकान तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जब भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वहाँ पर भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ठीक, उसको भी रेगुलेट करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर भी एक प्रकार से देखा जाए कि वो भ्रष्टाचार ना करें या फिर कोई और काम ना करें। ठीक, तो उनको भी एक प्रकार से रेगुलेट करना था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही सबसे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया उन्होंने। ठीक, तो इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम बताए, कुछ बदलाव किए। ठीक, तो ये था 1773। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या। अभी तो मैं एक ऐतिहासिक क्रम नॉर्मल छोटा सा इंट्रो दे रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आए। ठीक है, 3 चार्टर एक्ट आए, 1793 और 1813, फिर 33, फिर 53। ठीक, तो ऐसे ही जो एक प्रकार से अंग्रेज़ जो थे वो जो ये एक्ट बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संविधान की एक रूपरेखा तैयार हो रही थी इसके निर्माण से, इन एक्ट के निर्माण से। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान की शुरुआत है, ठीक है, या उसका ऐतिहासिक क्रम है, वो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक, बाकी इसके पहले अंग्रेज़ों ने ही शुरुआत नहीं करी। ठीक है, भारत के भी कुछ महापुरुष थे, उन्होंने भी औपचारिक अनौपचारिक तरीके से एक प्रकार से अपने देश के लिए संविधान निर्माण की बात कही, संविधान सभा के निर्माण की बात कही। ठीक, और इसी प्रकार अभी हम लोग देख लेंगे कि भारत में किन लोगों के प्रयास रहे संविधान के निर्माण में। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, जो एक ऐतिहासिक क्रम है इन एक्टों का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में जो कंपनी का शासन था वो 1773 से 1858 तक था, और 1858 से 1947 तक ताज का शासन यानी क्राउन का शासन था। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, इसका नाम रेगुलेटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक, ये एक्ट लाया गया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ठीक, रेगुलेट इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और भाई इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, और इसके सदस्य कौन से थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वॉरवेल। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य में चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ठीक है, 3 थे। और आगे है कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह आगे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781, इसमें क्या था कि भाई ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार मिल गया। ठीक, इस एक्ट की ये महत्वपूर्ण बातें थी। आगे हम लोग देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, ये भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। ठीक, तो इसमें क्या किया, कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो हुआ उसमें सदस्यों की संख्या 6 रखी गई। ठीक है, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा होती थी, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था, प्रशासनिक मामलों की देखभाल करना। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, अब एग्जाम में जैसे पूछ लिया कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध किस एक्ट द्वारा लगाया गया, तो आपको बताना होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इन बातों को आपके ध्यान में होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी प्रकार आगे है 1786 का अधिनियम।
ठीक है। 1786 का अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक, और बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और अपना निर्णय लागू कर सकता है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813, 33, 53 की बात करते हैं। तो पहला है चार्टर एक्ट 1793 में क्या कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। ऐसे ही 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, मतलब पूरा नहीं समाप्त किया गया, क्योंकि चीन के साथ, ठीक, और चाय अफीम के व्यापार पर एकाधिकार था। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च, ऐसा प्रावधान किया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक, तो ये बातें थी 1813 के चार्टर एक्ट की। आगे हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इसमें क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसी चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया और भारत में वही दास प्रथा को विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। और इसी एक्ट की धारा 87 के तहत ये प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों के साथ धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट की कुछ खास बातें थी। ऐसे ही 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी वो मतलब किसी सिफारिश के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। और विधि निर्माण में क्या कहा गया कि मतलब भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। जो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले पार्ट में 1858, ठीक है, के आगे की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी हम यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट यहाँ तक हुआ है, यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।